चलिए सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर आ रही जी। है। हाँ ठीक है, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग डायरेक्ट सीधी चर्चा पे आएंगे। और बहुत लंबे समय के बाद वॉइस मीट का आयोजन किया जा रहा है ना। और आज की वॉइस मीट का जो उद्देश्य है वो विगत जो 18 दिन शेष बचे हुए है ना, 18वें दिन आपको पेपर देना है ना। उसी पे हम लोग क्या करेंगे, आज जो हमारा सिलेबस है, हमारी 10 यूनिट है ना। सभी लोग अपना ऑडियो बंद रखें है ना, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो जो 10 यूनिट है इन पे हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चीजें हमको करना चाहिए इन 18 दिन में, क्या हो सकता है ना। मतलब कुल मिला के 17 दिन बचे हुए, 18 दिन भी नहीं है, 17 दिन शेष है ना। तो सबसे पहले 10 यूनिट है और यहाँ पे अगर एक रणनीति की बात की जाए, ओवरऑल जितने भी छात्र जुड़े हैं है ना, उन छात्रों ने एक बार कम से कम या 2 बार, मेरे हिसाब से तो 2 से 3 बार आप लोगों ने जो है रिवाइज कर लिया होगा है ना। फिर भी कुछ लोग होंगे जो देर सवेर जो है इन सारी चीजों में सम्मिलित होते हैं। तो खैर 17 दिन हमारे हैं। हमारी क्या रणनीति होना चाहिए? हमारे विचार में 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटें हैं, अगर उनकी बात की जाए तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा मध्य प्रदेश का, है ना, जिसका वेटेज हमारे पेपर में सबसे ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश से जुड़े लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आने की एक प्रबल संभावना बनी रहती है। हर बार की स्टैटिक्स यही कहती है कि एक लंबा अमाउंट जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर के 100 में से लगभग 30 से 35% मान सकते हैं। कभी कभी संख्या बढ़ भी जाती है, कभी कभी घट भी जाती है। तो एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा वेटेज जो है यहाँ पर है। सेकंड नंबर पे जो हमें इंपॉर्टेंट समझ में आता है वो है करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। एक फिनोमिना बना हुआ है, मैं विद्यार्थियों कई बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के पीछे भागने की आदत बहुत ज्यादा है लोगों की, है ना। लेकिन आप, जैसे आपकी यूनिट 8 है ना, जो स्पेशली आपका करंट से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट होती है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए। बहुत ज्यादा ना भागे। अभी निर्माण आईएएस ने एक किताब निकाली है, 50 रुपए की है शायद वो, है ना। उस किताब को ले लेंगे, पतली सी किताब है, तो अभी आपका काम बन जाएगा, है ना। तो ये दो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सूचना संचार, यूनिट 9 है ना, और यूनिट 7 है ना। ये जो 4 यूनिट है मेरे हिसाब से परीक्षा का जो कलेवर मेन महत्वपूर्ण भाग जो है इन 4 यूनिट में समाहित है। अगर इन 4 यूनिट पे अच्छा काम कर लिया जाए तो आपका पेपर सुधार हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे होते हैं, 3-4 नंबर पीछे होते हैं, या एकदम बॉर्डर पे ही होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं अगर इन पोर्शनों पर थोड़ा काम कर लिया जाए इन 17 दिनों में, तो एक बहुत अच्छा स्कोर, जो सेफ स्कोर हो सकता है, वो आप कर सकते हैं और मेंस के लिए होपफुली हो सकते हैं कि भाई हमारी मुख्य परीक्षा के लिए हम पार्टिसिपेट कर जाएंगे, है ना। तो ये चार चार यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब रहा सवाल कि भाई हमारी 17 दिन में रणनीति कैसी होना चाहिए। तो 17 दिन की रणनीति मेरे हिसाब से कि आपको दिन में कम से कम 2 से 3 यूनिट साथ लेके चलना चाहिए। इन 17 दिन में आपको 2 से 3 यूनिट साथ लेके चलना चाहिए, और जिनमें कम से कम अगर आप चाहें तो जो एक हफ्ता है ये शुरुआत का 8 तारीख तक का, है ना, इस 8 तारीख तक आप मध्य प्रदेश को अगर पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो ना भी उठाए तो काम चल जाएगा आपका। 7 से 8 तारीख तक, यानी हमारे पास 6 से 7 दिन का समय है। तब तक हम मध्य प्रदेश को इग्नोर कर सकते हैं जिन लोगों ने 1-2 बार पढ़ लिया है ना, और जिनने नहीं पढ़ा है तो उनका तो भगवान मालिक है ना। और इन 6 दिन में, 7 दिन में एक बड़ी ही पैरेलल काम आपको करना है कि करंट अफेयर्स, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो इलाहाबाद की जो दृष्टि वाली किताब आई है ना, उसको नियमित रूप से इन 6-7 दिनों में शाम के समय, सुबह जब भी आपको लगे, कम से कम 3 घंटा पढ़िए, है ना। और चाहे तो इसी बीच में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को भी समाहित कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पर 2.5 घंटे 3 घंटे का समय दे रहे हैं, है ना, तो आधा घंटा हर दिन देंगे तो इन 5 से 6 दिन में आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट होने से आपकी कई सारी यूनिट इफेक्ट करती है ना। मैं करंट अफेयर्स पे इसलिए जोर देता हूँ कि ये थोड़ी भूलने वाली चीज भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है ना। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से लेके चलते हैं,
तो पहले नंबर पे तो आपकी 8वीं जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है, साथ में आपको लाभ मिलता है यूनिट नंबर 9 में, यूनिट नंबर 10 में, कुछ स्तर पे यूनिट नंबर 7 में आपको फायदा मिलता है ना। तो ये जो यूनिट्स हैं, है ना, ये यूनिट्स डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं करंट अफेयर्स से, है। तो करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा वेटेज मान के चलिए, क्योंकि हर जगह करंट अफेयर्स के घुसने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आप लोग करंट पे बढ़िया मजबूती से पकड़ बनाएंगे, है ना, तो पेपर आपका फिसल नहीं सकता, इतना तय बात है। तो अगर ये 5-6 दिन में हमने 6-7 तारीख तक का एक काम कर लें कि जो करंट अफेयर्स है ना, इसको शाम के टाइम 2-2.5 घंटे का समय दें, आधा घंटा एमपी। अरे ये किसकी बाल्टियां ढड़क रही हैं यार, बंद करिए अपना ऑडियो। विकास, ओके सर। देखिए हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, चुनाव नजदीक है, बहुत बड़ी मुश्किल से आज नगरीय निकाय के भी चुनाव घोषित हो गए, बड़ी मुश्किल में समय मिल रहा है, तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। तो ये जो चीजें हैं कि शाम का रख के, तो इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स निपटेगा, एक मजबूत पकड़ बनेगी। और जो मैंने 4-5 यूनिट आपको बताई हैं, यूनिट 10, 9, 8, 7, है ना, ये डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 6 में जैसे जो अर्थव्यवस्था वाला भाग है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये भी करंट से कोरिलेट करता है। तो देखिए इनडायरेक्टली 6, 7, 8, 9, 10, यानी आपकी आधी सिलेबस की 10 यूनिट में से 5 यूनिट में है, या 4.5 यूनिट मान लें, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है, अच्छे तरीके से, है ना। तो ये अगर रणनीति रहे कि 5-6 दिन में हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स के लिए हम आधा घंटा 1.25 घंटा भी देंगे तो निपट जाएगी, है ना। ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, सर ज्योग्राफी मॉर्निंग कैसे टाइम। कंप्लीट करें? अरे यार टोका मत करो यार, बोल रहे हैं रिदम बना के, थोड़ी शांति रख लो, है। हेलो सब बताएंगे, सेकंड फेज रहेगा, उसमें सब चीज बताएंगे, जो क्वेश्चन पूछोगे वो बताएंगे। अभी हम जो हेलो बताना चाह रहे हैं वो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ये सर आ आवाज रही आ रही है। है मेरी? तो अभी थोड़ा शांति बनाए रखें, पहले हमें बोल लेने दें, देन उसके बाद आप बोल रहे हैं ना, रिदम टूट जाएगा तो जो बताना चाहते वो नहीं बता पाएंगे। तो ये तो हो गया इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम, जो भी आपको रखना हो, इवनिंग टाइम रखें तो बेटर मेरे हिसाब से। अब रहा सवाल कि हम मध्य प्रदेश को भी इन 6 दिन हाथ नहीं लगा रहे। अब मध्य प्रदेश को हाथ ना लगाने के कारण आपका जो यूनिट 1 है और यूनिट 3 है, यूनिट 5 है ना, यानी 1, 3 और 5, है ना, और थोड़ा सा मान सकते हैं यूनिट नंबर 8, ये लगभग 3.5 यूनिट आपकी होल्ड पर रहेंगी इन 6 दिनों में, है ना। अब बचा क्या, अब इन 6 दिनों में क्या करना है, मध्य भारत का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल 2, और इंडियन पॉलिटी, और विज्ञान एवं पर्यावरण, ये 4 यूनिट अगले 6 से 7 दिन में आपकी कंप्लीट होना चाहिए, है ना। टारगेट बड़ा है, बहुत अनिश्चित टाइप का टारगेट है, लेकिन चूंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक दिन एक सिलेबस, एक यूनिट को देने के लिए पर्याप्त है। 1-1.5 दिन देंगे तो आराम से 6-7 दिन में हो जाएगा। अगर 1 तारीख से करें, 8 तारीख तक भी आप लोग कर ले जाएं, तो मुझे लगता है कि ये काम आसान हो जाएगा। इनकेस टारगेट बड़ा हो रहा है, इनकेस अगर टारगेट बड़ा हो रहा है, तो आप यूनिट नंबर 7 को छोड़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ में आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड, और पॉलिटी, ठीक। अब आपको करना क्या है कि भाई ये सिलेबस तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, आप उन्हीं बिंदुओं को टच करिए, है ना। एमपीपीएससी की विशेषता ये होती है कि भाई मेंस में हम लोग देखते हैं कि जो सिलेबस का पॉइंट होता है, क्वेश्चन वहीं से बना देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में भी यही होता है कि अगर एग्जाम सेटर के पास पेपर गया है, उसको ये सिलेबस मिल गया है, तो वो कोशिश करेगा कि भाई जो पॉइंट ने मेंशन किए हैं, हम उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है बना के आयोग को दे दे। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के जो बिंदु दिए हुए हैं, उन्हीं बिंदुओं को आप लोग अपनी पढ़े हुई किताबों से, जो किताब आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी से रिवाइज करिए। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको नई किताबों से बचना है ना, किसी भी प्रकार के कोई भी आकर्षण में ना फंसे,
है ना, नई किताबों से बचना है। करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नई किताब से पढ़ेंगे, हो सकता है वो किताब बहुत अच्छी हो, अच्छी नहीं मैं कहता हूँ बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या हमारे पास जो 15-17 दिन का समय बचा हुआ है, अगर हम उस किताब पे लगा दें तो क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? संभव नहीं, है ना। पढ़ना एक अलग बात है, उस चीज को डाइजेस्ट करना एक अलग बात है। पता पड़ा हमने नई किताब पढ़ी और वो हमारे दिमाग में आधी अधूरी रह गई, तो वहां जाके क्या होगा, जब हम परीक्षा हाल में पहुंचेंगे तो 4 विकल्पों में से फिर 2 में फंस जाएंगे, तो क्वेश्चनों के गलत होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नई किताबों को अवॉइड करना, ठीक। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अगले 8 तारीख के बाद से मध्य प्रदेश को उठा लें, है ना। मध्य प्रदेश को आखिरी फेज में हम उठाने का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तो जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत ही ब्रॉड कर दिया गया है ना, लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा। कई लोगों की शिकायत आती, सर हमें हिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही, है ना, तो बोले नाम याद नहीं होते। अब उसका कारण क्या है कि मध्य प्रदेश का इतिहास आज तक कभी पढ़ा नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं, तो वो नाम जो है वो फैमिलियर नहीं है हमारे साथ, इसलिए दिमाग उसको सेट नहीं करने दे रहा, है ना। लेकिन अगर हम लोग आखिरी समय में पढ़ेंगे, है ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और वो चीज ताजी ताजी रहेगी तो वहां पे कराएंगे। अगले 8 तारीख से जो आपका रहेगा, मध्य प्रदेश पे आप जोर लगाइए। मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश को जोर लगाएंगे तो आपकी 3.5 यूनिट कंप्लीट होगी। उसके बाद आप यूनिट 7 जो विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको लगाइए, और इसी दौरान आप लोग सूचना संचार और इसको खत्म करिए, यूनिट नंबर 10 को। यूनिट 10 इजी गोइंग में हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, बड़ी सरल सी यूनिट है। आपको बस आयोगों के अध्यक्षों के नाम, कार्यकाल, ये सारी चीजें याद रखना है। तो ये तो एक दिन का है हार्डली, ये कभी भी आप निपटा सकते हैं। तो अगर ये 2 चरणीय व्यवस्था आप लोग करें तो मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ सहायता मिल सकती है ना। और आपका एग्जाम भी होगा साइकोलॉजिकल ये रहेगा कि मैंने सारी यूनिट्स को पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, आंखों के सामने से गुजरना जरूरी है। एक बात की गलती बिल्कुल ना करें कि आप सोचे कि मुझे सारी चीजें मौखिक याद हो जाए। कई विद्यार्थियों के मैसेज हमारे पास आते, वो कहते सर हमें याद नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं, पीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हर बिंदु उसको याद नहीं हो सकता। हमको 4 विकल्पों में से लगाना है, दिमाग उसी विकल्प पे जाएगा जो उत्तर सही है, जो आपने पहले पढ़ा है उसी चीज को रिकॉल करेगा। अगर नजरों से एक बार गुजार दोगे जो पढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से मानिए सिली मिस्टेक कम होंगी, क्वेश्चन आपके सही होंगे, तुक्के भी सही बैठेंगे। तो ये 2 चरणीय व्यवस्था अगर हम लोग कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफी हेल्पफुल आपको होने वाली है। अब रहा सवाल कि भाई इन 2 चरणों के बाद जो है ना, हम लोग एक 5 मिनट का समय आपको देते हैं, और जो भी आप लोग को पूछना चाहें तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ज्योग्राफी कैसे पढ़े सर? ज्योग्राफी अभी तक पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी सर। अपना परिचय दें पहले। अरविंद। तुमने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? इतनी सारी मुख्य परीक्षाएं दी हैं, तुमने आज तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी क्या? नहीं सर, वो प्री के लिए अभी टाइम नहीं है तो। अरे तो प्री भाई, पहले प्री पास हुए होगे तभी ना मेंस में गए होगे। हाँ हाँ वो तो है। फिर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो लूसेंट पढ़ लो, जो किताब आपने पहले पढ़ी होगी प्रीलिम्स के लिए, केवल उसी किताब को पढ़िए आप, है ना। तो आप